नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फन फाइनेंशियल फ्राइडेज। मैं हूं डॉक्टर अतुल सावंत, आपका होस्ट। अगर आप पैसे कमाने में इतने बिजी हो कि आपको उसे मैनेज करने का टाइम नहीं है, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करके ग्रो करना चाहते हो लेकिन आपको पैसे खोने का डर है, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो लेकिन हर साल उससे अगले साल ढकेल देते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज हमारे गेस्ट है मिस्टर अमृत त्रिपाठी। ये एक बिजी प्रोफेशनल है और इनके प्रोफेशन में ना इनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसी के वजह से कभी इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस की तरफ टाइम देने का इन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला। तो वेलकम मिस्टर अमृत, welcome to Fun Financial Fridays. Thank you, Mr. Atul. Yes. First of all, thanks to you for inviting me, and Happy New Year to you and to your viewers as well. Yes. Yeah, thank you for inviting me. So basically, आज हम ये देखना चाहते हैं कि अगर आप एक बिजी प्रोफेशनल हो तो आपको अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने चाहिए इन अ वे दैट वो आपके लाइफ में स्ट्रेस नहीं क्रिएट करे और आपको एक पीस ऑफ माइंड प्रेजेंट करे कि हाँ यार, मेरे फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज हो रहे हैं और ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं, जिससे आपकी बिजी प्रोफेशनल लाइफ चलती रहेगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी आराम से चलती रहेगी और एट द सेम टाइम्स आपके जो गोल्स है, आपके जो फाइनेंशियल माइलस्टोन्स है, वो भी आप आराम से अचीव कर लोगे, वो भी बिना स्ट्रेस के। तो अमृत भाई, आप बताइए, पर्सनल फाइनेंस के लिए या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपने अभी तक कितना टाइम दिया, या ये आपके प्रायोरिटी पर रहा है क्या आज तक? ऑनेस्टली बोलूँ तो नहीं, ठीक है। आज तक एज सच कुछ एफडी में इन्वेस्ट किए हैं, कुछ लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किए हैं। प्रायोरिटी एज सच फाइनेंस में कभी दिया नहीं है। जो बेसिक करना चाहिए उतना ही बस किया है। ओके। आपके रियल एस्टेट एसेट्स होंगे? हाँ है, रियल एस्टेट एसेट्स है। और म्यूचुअल फंड्स में आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, बट बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं ऐसा नहीं है मतलब। और अभी रिसेंटली शुरू किया या कितना टाइम हुआ शुरू करके? बहुत पहले से ही स्टार्ट किए हैं, बट उसमें म्यूचुअल फंड को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था। बहुत कम परसेंटेज इन्वेस्ट करता था, क्योंकि हमेशा डर लगा रहता था। म्यूचुअल फंड के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। ऑनेस्टली उतना प्रायोरिटी फाइनेंस को कभी नहीं दे पाए हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि लैक ऑफ नॉलेज, बोथ या मेरे ख्याल से लैक ऑफ प्रायोरिटी तो डेफिनेटली है कि इतने सारी चीज़ें करने के होते हैं। एग्जैक्टली, लाइक एक तो जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हैं, देन फैमिली लाइबिलिटीज, ये सब चीज़ में ज़्यादा फोकस रहते हैं, देन फिनेंस बाद में आता है। जो बेसिक फिनेंस के लिए चीज़ रहता है, डेफिनेटली हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। एज आई टोल्ड यू, लाइक कुछ एफडी करना, कुछ लाइफ इंश्योरेंस करना और थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड, दैट्स इट। ओके डॉक्टर अतुल, अभी मैं आपको जस्ट एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि बेसिक चीज़, लाइक मैं अपना फिनेंशियल जर्नी अगर स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को कैसे स्टार्ट करना है? फ्रॉम जीरो सपोज मेरे को स्टार्ट करना है अभी, तो कैसे स्टार्ट करना है? कुछ आप ऐसा आइडिया दे सकते? सो या, वेरी नाइस क्वेश्चन अमृत जी। कि बेसिकली ना मैंने एक प्लान बनाया जिसका नाम है फाइनेंशियल फिटनेस प्लान। उसमें कुछ मैंने स्टेजेस बनाए। पहला स्टेज एंड सबसे ज़रूरी स्टेज होता है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन मतलब जैसे अगर मुझे मेरे फाइनेंस का बुर्ज खलीफा बनाना है तो सबसे पहले मुझे एक अच्छा फाउंडेशन बनाना है, क्योंकि अगर मेरा फाउंडेशन वीक है तो बुर्ज खलीफा गिर जाएगा। सो सबसे मेन चीज़ है फाउंडेशन स्टेज। अब फाउंडेशन स्टेज में 4 चीज़ें आती है जो मैं आपको लाइन से बताऊंगा। सबसे फर्स्ट चीज़ मैंने फाउंडेशन स्टेज में रखी है मेडिकल इंश्योरेंस। एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, बहुत। तो क्या आपका मेडिकल इंश्योरेंस आपके फैमिली का इंश्योरेंस है? यस, परफेक्ट। तो जैसे आपके स्टेप 1 खत्म हो गई, स्टेप 1 आपने डन, टिक मार्क। स्टेप नंबर 2 है जीरो डेट या जीरो लाइबिलिटी। मतलब इसमें मैं होम लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, होम लोन तो एक एसेट है, इसके अलावा लाइबिलिटीज जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन या कोई भी अदर लोन जो अगर किसी इंसान के पास होता है तो स्टेप नंबर 2 में उससे कंप्लीटली लोन फ्री होना है। होम लोन के अलावा या बिजनेस लोन के अलावा जो भी लोन है उससे उसको फ्री होना है। तो आप बताइए। एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव नो लोन। सो बेसिकली आपकी कार भी पेड ऑफ है, yes. और बाकी कोई पर्सनल लोन है कुछ भी नहीं है। सो दैट्स वंडरफुल। सो आपका स्टेप 2 भी टिक मार्क, क्लियर है। स्टेप नंबर 3 है सबसे जरूरी, वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड होना चाहिए कम से कम 3 से 6 महीने का। तो आपका अभी तक कितना होगा इमरजेंसी फंड? जो लिक्विड कैश आपके पास है, यू मीन टू से? यस, ये लिक्विड। देखिए सिंपल बताता हूँ आपको, अगर मेरे महीने का खर्चा है, इनकम है मेरी 50,000, मेरे महीने का खर्चा है अगर 30 से 40,000, तो मेरे 3 महीने का इमरजेंसी फंड हुआ 1,20,000 रुपये।
6 महीने का इमरजेंसी फंड हुआ 2,40,000, मतलब अगर एटलीस्ट 1.25 से लेकर 2 लाख 2.5 लाख अगर आपने साइड में रख दिए तो एटलीस्ट आपसे 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड रेडी होगा। ओके। तो उस हिसाब से 2-3 महीने मैक्सिमम आई हैव ठीक है, एज ऑफ नाउ। सो एटलीस्ट आपका बेसिक स्टार्टर इमरजेंसी फंड आपके पास रेडी है। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड आप बनाइए। मतलब अभी अगर देखिए ये फाउंडेशन स्टेज ना इन्वेस्टिंग स्टेज के पहले की स्टेज है। मुझे चाहिए ही नहीं कि आप अभी कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो या कुछ करो भी। जब तक फाउंडेशन कंप्लीट नहीं होता ना, इन्वेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार फाउंडेशन कंप्लीट हो गया ना, तब आप रेडी हो आपका इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो अब अभी आप बेसिकली आपका 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड कंप्लीट कीजिए। उसके लिए आपको सपोज 6 महीने लग जाएंगे, कोई बात नहीं, लगने दीजिए। उस बीच में आपको कुछ लोग आके नए नए इन्वेस्टिंग स्कीम्स बेच के जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें आपको देते जाएंगे। सबको मना कीजिए, अपना इमरजेंसी फंड रेडी कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 है टर्म इंश्योरेंस। आपके पास है टर्म इंश्योरेंस? यस। परफेक्ट। सो बेसिकली आपके फाउंडेशन स्टेज एक्चुअली ऑलमोस्ट रेडी ही है। आपको सिर्फ थोड़ा सा इमरजेंसी फंड बढ़ाना है, वो हो गया है, देन यूर so basically I can see that in next 3-4 months in fact आपका फाउंडेशन स्टेज would be absolutely ready. That's really good. Yes. अभी फाउंडेशन स्टेज ज़रूरी क्यों है वो बताता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इमरजेंसी फंड पे ध्यान नहीं देते। वो बोलते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे पैसा जल्दी जल्दी ग्रो करना है। लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि अगर मार्केट क्रैश हुआ, भगवान ना करे कल नौकरी चली गई, जॉब जाना आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, तो वो क्या करेंगे? तो उस टाइम पे एक तो इन्वेस्टिंग बंद हो जाती है, दूसरा बात है कि पैसे ऑलरेडी नीचे आ गए होते हैं, उनको विड्रॉ करते तो और लॉस हो जाता है। आपका इमरजेंसी फंड ना वो सेफ्टी बकेट है जो आपको बचा के रखती है, कभी भी पैनिक नहीं होंगे। आपको पता है ठीक है मुझे 3 से 6 महीने है, पैनिक तो होगा बट सर्वाइवल कुछ है आपके सर्वाइवल है आपके पास, ऑप्शन है। आपको पता है कि मैं कुछ नहीं तो भी 3 से 6 महीने में नए जॉब ढूंढ लूंगा, मार्केट नीचे गया तो भी मुझे पता है कि मैं सस्टेन कर लूंगा। तो इमरजेंसी फंड बहुत क्रूशियल होता है। एग्री। जो ट्रस्ट मी इंडिया में आप अगर देखोगे तो सिर्फ 20% लोग हैं जिनके पास 3 महीने का इमरजेंसी फंड होगा, 80% लोगों के पास नहीं है। सो बट एनीवेज आई एम ग्लैड दैट आपका फाउंडेशन बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फाउंडेशन स्टेज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है वेल्थ क्रिएशन स्टेज। वेल्थ क्रिएशन स्टेज में ना 2 स्टेप्स है, बहुत ही सिंपल। पहला स्टेप है आपकी इनकम का 20% आपको इन्वेस्ट करना है, कम से कम 20% आप इन्वेस्ट करते रहिए, जिससे आपकी ग्रोथ होती रहेगी और आपके जो फ्यूचर गोल्स है वो आप अचीव कर पाओगे। और स्टेप नंबर 5 जो है वो है, अगर आपके पास कोई होम लोन है और 20% इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपके पास कुछ पैसे बचते हैं तो वो एडिशनल पैसे लेके आप होम लोन में प्रीपेमेंट कर दीजिए। सी डॉक्टर अतुल, लाइक मेरे को पता है कि मार्केट में घुसना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बट क्या है पता है, डर लगता है कि आप जो ये बोल रहे हो 20% और मोर देन दैट, ओके, सपोज लाइक आई कैन इन्वेस्ट मोर देन दैट, लेकिन डर लगता है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा देन लॉस ना हो जाए, ठीक है, इसको आप कैसे थोड़ा गाइड कर सकते हो? ठीक है, बेसिकली सी रिस्क तो होता है मार्केट में, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क क्या है पता है कि अपने को पता ही नहीं है कि क्या रिस्क है, क्या मार्केट में इन्वेस्ट करने से क्या रिस्क होता है, वो नहीं पता होना सबसे बड़ा रिस्क होता है। मतलब द नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज इज द बिगेस्ट रिस्क। अगर आपको समझ गया कि रिस्क एक्चुअल में क्या है, नॉलेज क्या है, प्लस आपकी एक्सपेक्टेशन अगर रियलिस्टिक है, मतलब आपका रिस्क बहुत ही कम एंड बहुत ही कंट्रोल्ड होता है। और रिस्क कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी एक चीज़ होती है, वो होती है एसेट एलोकेशन। और बहुत लोगों को ट्रस्ट में ये पता ही नहीं होता है। जब हम उन्हें कहते हैं कि 20% इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब नहीं है कि 20% स्टॉक मार्केट में लगाना है। देखिए, आपके इन्वेस्टमेंट बकेट के अंदर ना लिक्विड फंड या डेट कंपोनेंट या एफडीज बोलिए या रिकरिंग डिपॉजिट बोलिए, वो भी एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, गोल्ड एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है। मेरा कहना है कि इन सब इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। अच्छा। इसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। देखिए, फेमस वॉरेन बफेट ने कहा है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब ये सुनने को तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली करने को जाते हैं तो मुश्किल होती है। एग्जैक्टली। तो ये एसेट एलोकेशन, सी ये सब बहुत टेक्निकल टर्म है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट कैसे करना है, लाइक बेसिक आम आदमी, ठीक है, उनको ये इतना सारा चीज़ पता नहीं है, क्या कौन सा लिक्विड फंड है, कौन सा डेव फंड है, कौन सा लाइक आपका एफडीज है एंड अदर थिंग्स, लाइक मार्केट में और भी कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, लाइक
आप अगर थोड़ा स्टेप वाइज इसको एक्सप्लेन करें कि आपको इतना ऐसे 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 करके एग्जीक्यूट करना है, देन इट विल बी इजियर फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. ओके, सी फर्स्ट लेट मी टेल यू एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन मतलब क्या है कि आपके अगर वो जो 20% मैंने आपको कहा है वो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, तो मेरा क्या कहना है कि उसमें से 3 टाइप के मैंने इन्वेस्टर्स का एक प्रोफाइल बनाया है. अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हो या एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, यंग एज है आपका, ओके, आपके गोल्स बहुत दूर है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 70% आप इक्विटी प्लस गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, 30% आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो. तो इसे 70-30 एलोकेशन किया कहा जाता है. 70% इन इक्विटी जो आपको ग्रोथ देगा, 30% इन डेट. ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो यंग है, सपोज नया नया जॉब में ज्वाइन किया है या 1-2 साल 4 साल हुआ है जॉब में. बेसिकली 30 to 40 के बीच में ये अब अच्छे से एप्लीकेबल है. ओके, सो वो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, बिकॉज़ व्हेन यू आर इन योर 20s, 30s, अर्ली 30s, इवन लेट 30s, 40 के पहले तक. एग्री. सपोज आप मीडियम रिस्क के ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, 50 भी चाहते हैं, तो आप कंजर्वेटिव मतलब तो आप मिडल में हो, तो आप क्या हो गए, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो गए. आपको 50% इक्विटी एंड 50% डेट. ओके. उस 100 रुपये में से आप जो इन्वेस्ट करने वाले थे 50% इक्विटी में जाएगा, 50% डेट में क्योंकि इक्विटी ज़्यादा रिस्क है, डेट कम रिस्क है, तो आप बोल रहे हो कि रिस्क फैक्टर को बैलेंस आउट हो जाएगा. करेक्ट. और अगर आप बहुत ही अल्ट्रा सेफ या एकदम कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंटर हो, रिस्क एवर्स हो, तो आपको उल्टा करना है. मतलब आपको 30% इक्विटी में जाना है एंड 70% डेट में जाना है. लेकिन यहाँ पे मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि मेरे को रिस्क में जाना ही क्यों है. लाइक सपोज मैं जैसे बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, तो मैं हमेशा एफडी में जाऊँगा या तो कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँगा या तो इंश्योरेंस में, जैसे जो बेसिक चाहिए इंश्योरेंस उसमें इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है. मेरे को मार्केट में घुसना क्यों जरूरी है? ओके, ठीक है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. देखिए क्यों जरूरी, मतलब एक्चुअली ये वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपके सारे गोल्स अगर सेफ्टी में अचीव होने वाले हैं तो रिस्क लेना ही क्यों है. करेक्ट है, एग्जैक्टली. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, जो डेट एसेट्स मतलब जिसे हम फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उसके जो रिटर्न्स होते हैं ना, वो बहुत ही सेफ होता है, लेकिन वो आपको 6 से 7% रिटर्न देंगे. सबसे बड़ा आपका दुश्मन है ना, इन्फ्लेशन होता है. आप अगर इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया का डेटा निकालोगे, पिछले 40 साल का डेटा, तो इंडिया का जो एवरेज इन्फ्लेशन निकला है वो है 7.1%. हर साल चेंज होता है, बट ये एवरेज है 40 साल का. तो 7% से तो आपका महंगाई बढ़ने वाला है. मतलब आज अगर आपने 100 रुपये फिक्स डिपॉजिट में रखे, अगले साल जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन उसकी परचेसिंग पावर रहने वाली 93 रुपीज़. ओके, यू मीन टू से वो डिडक्ट हो रहा है. हाँ, मतलब उसकी वैल्यू कम होते जा रहे हैं ना. वो तो दीमक की तरह है इन्फ्लेशन, वो खाते रहेगा. 100 रुपये से आप पहले 100 पेंसिल खरीदते थे, अगले साल आप 100 रुपये से 93 पेंसिल से ले पाओगे, क्योंकि 7 रुपये इन्फ्लेशन ने मार लिया. अगले साल आप 93 के बदले आप सिर्फ 87 रुपीज़ या 85 रुपीज़ के ही पेंसिल्स खरीद पाओगे. वो द प्रिंसिपल यू आर टॉकिंग अबाउट. क्योंकि उससे आपका इन्फ्लेशन आपको वो पैसे को कम कम करते जा रहा है. आप बोलोगे अरे मैंने तो बैंक में रखा है तो मुझे 100 के ऊपर 7 रुपये का इंटरेस्ट भी तो मिला है, 6 से 7 रुपये का इंटरेस्ट मिला है. तो उसकी वैल्यू वापस से आपकी लग रहा है कि 100 हो गई है, 106 हो गई है, लेकिन आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी. You will always be at the same level और या लिटिल एट द लोअर लेवल. मतलब आपका जो 100 रुपये है ना, 10 साल बाद भी वो बड़ा अमाउंट दिखेगा आपको, लेकिन उसकी जो परचेसिंग पावर है ना, वो आज जितने 100 रुपये है ना, 10 साल बाद भी उस 100 रुपये ऑलमोस्ट नहीं, उतनी ही रहेगी या उससे थोड़ी कम हो जाएगा. ओके. तो आपको लगेगा कि मेरे पैसे बढ़े हुए, बट एक्चुअली कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है. कुछ ग्रोथ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. यस. सो इन्फ्लेशन को आपको अगर हराना है तो आपको कोई और ऑल्टरनेटिव एसेट चाहिए जो इससे बेटर रिटर्न दे. तो स्टॉक मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है, उन्होंने 7% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं. हिस्टोरिकली आप देखोगे तो 12% तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, 12 से 18% तक या इनफैक्ट 20% तक भी रिटर्न दिए. अलग अलग कैटेगरीज है, बट मैं ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करना चाहता. तो अगर हमने सेफली 12% भी अगर पकड़ा है, विच इज़ द लोएस्ट लिमिट, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ फॉर यू, फॉर एनीवन बेसिकली. सो इसीलिए सर्टन कंपोनेंट तो आपको इक्विटी में रखना है. अब एसेट एलोकेशन करते हो ना, तब आपका क्या होता है, थोड़ा इक्विटी में जाएगा, थोड़ा गोल्ड में जाएगा, थोड़ा डेट में जाएगा. तो डेट में जो आपको 6-7% रिटर्न मिलेगा, इक्विटी में 12-13% रिटर्न मिलेगा. गोल्ड का एवरेज 10% है. वैसे 2 साल में तो डबल से ज़्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न देखोगे तो 10% गोल्ड देता है. तो ये तीनों का जो ब्लेंडेड रिटर्न होता है ना,
10% होगा आपका ब्लेंडेड रिटर्न, विच इज गुड इनफ। आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, डबल डिजिट इज ऑलवेज गुड, प्लस आपको सेफ्टी है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट से डरना नहीं है आपको। ये अगर मुझे समझ गया है कि हिस्टोरिकली इतने रिटर्न्स मिले हैं और मुझे इन्वेस्ट क्यों करना है, जो आपने मेन क्वेश्चन पूछा, क्यों करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन को आपको हराना है, बीट करना है, आपको ग्रोथ करना है। नहीं तो आप आज इस लेवल पे हो, इसी लेवल पे रहोगे 10 साल बाद भी। क्लियर टू मी नाउ। ओके डॉक्टर अतुल, आई गॉट इट। आप जो बोल रहे हो कि एसेट एलोकेशन बहुत ही ज़रूरी है, आई एग्री विथ यू फुली। मेरे को आप एक चीज़ बताइए, सपोज आज मेरा जो किड्स अभी स्कूल में पढ़ रहा है, 10 साल बाद सपोज वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, उस टाइम पे एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ज़रूरत पड़ेगा। करेक्ट। सपोज मेरे को 10 साल बाद 50 लाख रुपीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। ओके तो आज का डेट में मेरे को कैसे स्टार्ट करना चाहिए एसेट एलोकेशन एंड ऑल, सो दैट मैं वो 50 लाख सिक्योर्डली, सेफली 10 साल बाद अपना गोल के लिए एश्योर्ड कर सकता हूँ कि मेरे पास होगा। ओके ठीक है, वेरी नाइस। तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आई थिंक हर इंसान को आता है, क्योंकि हर इंसान इवेंचुअली पैसे कमाता है क्योंकि अपने बच्चों के गोल्स के लिए उसे रेडी करना होता है अपने आप को। तो गोल बेस्ड प्लानिंग का ये परफेक्ट क्वेश्चन है एंड लेट्स ट्राई टू आंसर दिस, कि कैसे कोई इंसान जिसका 10 साल बाद एक गोल आने वाला है किड्स एजुकेशन का, 50 लाख रुपए उसको चाहिए उसके लिए, आज वो कैसे प्लान करेगा। तो अभी इन योर केस 50 लाख रुपीज़ हमको चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, 10 साल का टाइम पीरियड है। आपके एज के हिसाब से आई विल सजेस्ट दैट आप एक 70-30% एलोकेशन ले सकते हो, मतलब 70% टुवर्ड्स इक्विटी, 30% टुवर्ड्स डेट। ओके। अब इससे क्या होगा, आपको एक अमाउंट जैसे कि अराउंड 25,000 पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना है। सो आर यू कंफर्टेबल इन दिस अमाउंट? यस। सो बेसिकली अगर हम ऑब्वियसली अगर हम 50 lakhs का गोल हम अचीव करना चाहते हैं तो एक 25,000 इज अ डिसेंट अमाउंट फॉर अचीविंग दैट एंड इट्स पॉसिबल। तो इसमें से क्या होगा, 25 हम अज्यूम करेंगे कि जो 70% अमाउंट है आपका, उसमें आपको 12% रिटर्न मिलेगा, जो बचा हुआ जो 30% अमाउंट है उसमें 6% रिटर्न मिलेगा। ब्लेंडेड जो रिटर्न होगा दैट विल बी अराउंड 10.2%। तो आप अगर 25,000 इन्वेस्ट करते रहोगे ना आज के डेट से, 10 साल बाद आराम से आपके पास 50 लाख रुपए हाथ में रेडी रहेंगे। उसमें से जब आप देखोगे एंड में 10वें साल पे, तो 35 लाख आपके पास इक्विटी में पड़े होंगे, जमा होंगे, और 15 लाख आपके पास ऑलमोस्ट डेट में पड़े होंगे। सो दोनों मिला के 50 lakhs होगा। ओके। बट इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक जैसे हम लोग सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, उस हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। ऑफ कोर्स। तो सपोज ऐसा सिनेरियो आया कि 10 साल बाद जब मैं जब मेरा विड्रॉयल का टाइम आया, Correct. उस टाइम पे मार्केट ढीलो जा रहा है, Okay. और द अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड उसका बहुत नीचे जा रहा है, मेरा मार्केट प्राइस जो प्रेजेंट वैल्यू है वो नीचे जा रहा है। यस। तो उस टाइम पे तो मेरा फिर जो प्लानिंग था, गोल था, मैं गया अचीव नहीं कर पाया। तो यही सब जो डर है ना, इसी के लिए मैं मार्केट से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। तो इसका कोई मतलब तोड़ है कोई? 100% तोड़ है। अभी देखिए, अभी आई जस्ट एक्सप्लेन यू द फर्स्ट पार्ट, एंट्री। देखिए आपके जो रिटर्न्स है ना, आपके एंट्री पे डिपेंड करते हैं, लेकिन आपका गोल कंप्लीशन आपके एग्जिट पे डिपेंड करता है। अब एग्जिट की कोई बात नहीं करता है। सब बोलते हैं भाई घुस जाओ मार्केट में, आ जाओ, लेकिन एग्जिट करते हो क्या करना है आज मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए अगर मेरा गोल 10 साल बाद आने वाला है ना, तो जब 7-8 साल आएंगे तब मुझे थोड़ा सा रीबैलेंस करना है। ओके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे 8 साल हो गए तो आपके पास इक्विटी में अराउंड 29 लाख रुपीस होंगे और डेट में आपके पास अराउंड 12 लाख होंगे, तो ऑलमोस्ट 41 लाख आपके ऑलरेडी जमे हुए हैं। अब आपको लग रहा है यार मैं गोल के मतलब 50 लाख का गोल था, 41 लाख पे तो मैं आ चुका हूँ, 9 लाख ही बचे हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को सिक्योर करना है। देखिए अब इसके पहले रिटर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट 8वें साल पे आने के बाद रिटर्न से ज़्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन एंड गोल कंप्लीशन इज इम्पोर्टेंट। तो अब आप क्या करोगे ना, धीरे धीरे आप आपका एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करोगे। मतलब क्या है, जैसे 8वें साल के पास आप आ गए, आपको एक डिसेंट रिटर्न्स मिल चुके हैं, आप हर महीने 80,000 या 1 लाख रुपीज़ आपके जो इक्विटी पोर्शन है ना, वहाँ से STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान से आपकी डेट यानी कि लिक्विड फंड्स हो गए या फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, उसमें आप ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करोगे। नॉट फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड्स या डेट फंड्स के अंदर। इससे क्या होगा कि जैसे आपका 8वां साल से 9वां साल आप जाओगे, आपने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए आपके इक्विटी वाले जो बकेट है
जहाँ पे ऑलरेडी 28-29 लाख जमा थे, उसमें से 10 लाख आपने विड्रॉ करके आपके फिक्स डिपॉजिट मतलब डेट कंपोनेंट में डाल दिए। तो ये एसटीपी में ट्रांसफर और एसटीपी क्या है, थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन करोगे। तो एसटीपी मतलब क्या है कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जैसे मेरे पैसे म्यूचुअल फंड्स में है पड़े हुए, अब मुझे वो विड्रॉ करने हैं धीरे धीरे मेरे गोल कंप्लीशन के पास। तो मैं क्या करूँगा, उसमें से हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जैसे 80,000 1 लाख रुपए उस बड़े कॉर्पस में से निकालना शुरू कर दूंगा। मैं एक साथ पूरा विड्रॉ नहीं करूंगा, धीरे धीरे विड्रॉ करने से क्या होगा कि एक तो मेरा अमाउंट अंदर बचा हुआ रहेगा, तो जो ग्रो होते रहेगा, जैसा मार्केट अगर अच्छा ऊपर जा रहा है तो ये वाला जो कॉर्पस है ये भी बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप सिक्योर भी कर रहे हो। प्लस आप उसमें से थोड़ा पोर्शन आप निकाल के अपने पैसे सिक्योर कर रहे हो। अब ये पैसे जो आके आपके डेट फंड या लिक्विड फंड में आ गए 10 लाख रुपए उस साल के, तो आपका जो पहले 11-12 लाख रुपए जमा थे डेट फंड में, उस साल में जो आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा वो अलग, प्लस जो ग्रोथ होगा वो अलग, प्लस आपने एसटीपी से ऑलरेडी 9 से 10 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिए, तो ये जो 12 लाख है ना, ये अभी 27-28 लाख हो जाएंगे 9th ईयर के एंड तक। फिर नेक्स्ट ईयर में और जो रखे हुए पैसे थे ये भी कुछ ग्रो होंगे, इसमें नए एडिशंस कंट्रीब्यूशन जो आप डालेंगे वो होंगे। तो और लास्ट ईयर में क्या होगा, आपको वापस से यही एक और 10 लाख रुपीज़ वहाँ से यहाँ पे कंटिन्यू करना है एसटीपी में। 80,000 से 90,000 रुपये आपको फिर से वैसे ही कंटिन्यू करने हैं, यहाँ वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने हैं। फिर आपके जो इक्विटी जो डेट फंड्स है वो 40 लाख हो जाएंगे 10वें साल पे, और इक्विटी म्यूचुअल फंड सिर्फ 10 लाख रह जाएंगे। और जब आपका फाइनल गोल का टाइम आएगा, आप बचे हुए पैसे भी डेट फंड में पूरी तरह से ट्रांसफर कर लोगे। फाइन, मतलब आपका गोल अचीव करने के 3 महीने पहले आपके पूरी तरह से पैसे डेट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। लेकिन अतुल, सपोज ऐसा कोई सिनेरियो या सिचुएशन आता है जैसा हम लोग फेस किए थे पेंडेमिक के टाइम। करेक्ट, ठीक है, मार्केट पूरा डाउन था। तो सपोज आप जो प्लान कर रहे हो कि 2 साल पहले मैं ये स्टार्ट करूंगा, जब मैं वो सोचा कि 2 साल पहले मैं धीरे धीरे एसटीपी में ट्रांसफर करता रहूँ, उसी टाइम पे ऐसा कोई सिनेरियो मार्केट क्रैश आ गया, करेक्ट, देन आप क्या करोगे? अकेले ओके, परफेक्ट। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन, एंड ऑडियंस को भी यही समझना होगा कि वो जो डर है ना मार्केट क्रैश का, वो मेरे गोल के पहले अगर आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो आई थिंक इसी का लेट्स एक्सप्लेन दिस, बिकॉज एसेट एलोकेशन ही एक इसका रामबाण उपाय है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। 8 साल हो गए, मार्केट 30% नीचे गिर गया, अपना इक्विटी में टोटल अमाउंट था आपका 41 लैक्स, जिसमें से इक्विटी में आपका 28 लाख था, 28 से 29, वो अभी 22-23 लाख हो गया क्योंकि वो नीचे गिर गया, 6 लाख रुपए नीचे कम हो गया। करेक्ट। डेट फंड में आपके 11-12 लाख रुपए थे, वो तो 6% से बढ़ते रहेंगे, तो वो 14 लाख हो गए। तो बेसिकली उस टाइम पे आपका जो टोटल अमाउंट है 41 लैक्स के बदले आपके पास हाथ में रहेगा अराउंड 35 लाख रुपीज़, 34 टू 35, 34 लाख रुपीज़ आप पकड़ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब जब मार्केट नीचे गिर गया, एक चीज़ हमें नहीं करनी होती है, विड्रॉ नहीं करना है। अब एसटीपी उस टाइम पे हम नहीं करेंगे। ओके, ऑफ कोर्स आपका अमाउंट 30% से कम हो गया है, अब अगर आप उसमें से अमाउंट निकालना शुरू करोगे तो आपको बहुत हैवी लॉस होगा। सो 1 साल के लिए एसटीपी नहीं करेंगे। ओके, दैट इज़ डन। तो अभी ये जो आपका 34 लाख रुपीज़ है, उसके अंदर हम जो कंटिन्यू कर रहे थे इन्वेस्टमेंट्स वो करते रहेंगे। और हमने ये भी देखा है कि जब मार्केट एक्चुअली नीचे आता है, तो जब वो वापस ऊपर जाता है, तो इनफैक्ट आपको एक जो हमने 12% एवरेज रिटर्न पकड़ा था, इनफैक्ट आपको उससे बेटर रिटर्न मिल जाता है। जब 30% हम नीचे चले गए, तो जब हम ऊपर आते हैं तो हम थोड़ा सा और बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से। ओके, तो आपको अगर अभी थोड़े से बेटर रिटर्न्स अगर मिले, 15% भी अगर रिटर्न्स मिले इक्विटी में, डेट कंपोनेंट तो उसी स्पेस पे ग्रो होते रहेगा। तो आपका जो 22-23 लाख रुपए हुआ है, वो अगले साल में 27-28 लाख के पास वापस से हो जाएगा, 26 से 27 लाख हो जाएगा। ओके, और आपका जो डेट वाला कंपोनेंट है वो 1 लाख रुपए से और बढ़ जाएगा। ओके, सो बेसिकली जब ऐसा सिचुएशन आएगा तब आप विथड्रॉ मत कीजिए फर्स्ट रूल, एंड लेट इट कंटिन्यू लाइक दैट। यस, एंड जब तक आपका गोल आएगा तब तक आप एटलीस्ट आपका गोल का बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो वो ग्रो भी बहुत फास्ट करता है। यू मीन टू से दैट? यस, यस। एंड सेकंड बात है कि जैसे लेट मी फिनिश दिस। सो अभी 9th ईयर में हम लोग आ गए, हमारा वैल्यूएशन जो 34 लाख रुपीज़ हो गया था, वो भी 1 साल बाद फिर से अराउंड 40 लाख के आसपास आ जाएगा। ओके, क्योंकि मार्केट भी ग्रो किया है और आपका डेट फंड भी धीरे धीरे 6% दिया है। फिर जैसा आपके 20% जैसे 30% नीचे गिरा था, लेकिन अगर उसमें से 20% भी ऊपर आ गए, तो आप वापस से थोड़ा थोड़ा आप एसटीपी करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट ईयर में जब हम क्या करेंगे, आई विल कंटिन्यू टू डू एसटीपी ऑफ 1 लाख रुपीज़ नाउ। अगेन 9th ईयर हो गया, अभी लास्ट ईयर आ गया अपना,
तो जो इन्वेस्ट आप करते रहोगे वो चलते रहेगा। उसके अलावा भी मैं 1 लाख रुपीज़ पर मंथ STP से करते रहूँगा इस तरफ, 1 लाख या उससे थोड़ा ज़्यादा। तो उससे क्या हो जाएगा ना, बाय द एंड ऑफ दिस 10th ईयर ना आई विल रीच समवेयर अराउंड 47 to 48 लाख रुपीज़, ओके, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई टारगेट। और इनफैक्ट अगर मैं एग्जैक्टली फिगर्स देखूंगा तो आई थिंक वी वुड हैव क्रॉस 50 lakhs, जस्ट 50 lakhs, बट आई वुड स्टिल टेल कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ 30% डाउन ईयर, जो आपके गोल के इतने पास है, स्टिल वी आर बिकॉज ऑफ द एसेट एलोकेशन, क्योंकि आप पूरी तरह से इक्विटी में नहीं थे, आपने विड्रॉ नहीं किया, आपके पास डेट में थे, इसीलिए आप सेफली आपका टारगेट अचीव कर पाओगे इन स्पाइट ऑफ अ मार्केट करेक्शन। ओके, अगर आपने सोचा कि मार्केट करेक्शन 9th ईयर में आए, तो एक्चुअली हमने 7th 8th ईयर से तो हमने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है ना। तो इक्विटी में से हमने 1 साल पहले तो ऑलरेडी 10 लाख तो इस तरफ ट्रांसफर कर लिए थे, हमने हमारे रिटर्न्स पक्के कर दिए थे। सो आपको अगर आप एसेट एलोकेशन करके प्लान करोगे तो आपको कभी डर नहीं रहेगा। ये एक बहुत अच्छा चीज़ जानने को मिला आज, क्योंकि मेरे को पता था मार्केट में एंट्री कैसे करते हो, बट एग्जिट का जो प्रोसीड्योर आपने बताया, दिस इज़ रियली गुड एंड आई होप इट विल वर्क। क्योंकि ये बात सही है, हम लोग पैंडेमिक के टाइम पे भी देखे हैं कि मार्केट डाउन गया था, बट नॉट फॉर लॉन्ग। ठीक है, ऐसा नहीं था कि 2-3 साल डाउन था, गया था कुछ महीने के लिए, देन धीरे धीरे अप भी किया। सो अगर हमारा गोल 10 साल बाद का है तो 8th ईयर से मेरे को धीरे धीरे विथड्रॉ करने का प्लान करना चाहिए। मतलब 7 to 8 ईयर इज अ गोल्डन टाइम। मतलब आपको 2 से 3 साल पहले से प्लान करना है, मतलब प्लान करना है। लेकिन थैंक यू, आप बस बहुत अच्छा, हाँ, भरोसे में ही छोड़ नहीं सकते। भाई वो तो मार्केट है, अगर ऊपर है कल परसों नीचे है, वो तो कोई नहीं बोल सकता। अपने हाथ में क्या है, हम वी हैव टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। गुड, ओके। सो डॉक्टर ऑफ फाइनेंस से मेरा और एक क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को इन्वेस्ट एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए? जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एंड करेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मेरे को INR में इन्वेस्ट करना है या मेरे को दूसरा कोई करेंसी में इन्वेस्ट करना है? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अगर आप देखते हो तो बहुत सारा कंट्री का ऐसा हालत है जिसमें वो कंट्री का करेंसी वैल्यू 10 साल पहले जैसा था, आज वो ड्रास्टिकली डिप किया है। करेक्ट, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ ईरान, ठीक है, 10 साल पहले उनका जो करेंसी वैल्यू था 100 टाइम्स डिप किया है अभी। करेक्ट, मतलब जो मिलेनियर था 10 साल पहले, उनके पास आज 10,000 रुपीज़ है। करेक्ट, ठीक है। सो करेक्ट, हाइपोथेटिकल वे में मैं बहुत दिस इज रियलिस्टिक, नॉट हाइपोथेटिकल, दिस इज रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा थिंक कर रहा हूँ, रिस्क का बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा सिनेरियो आ सकता है। सच है, कोई भी इंडिया इज अ वेरी स्टेबल कंट्री। ओके, इंडिया में होपफुली कभी नहीं आएगा, बट स्टिल आ सकता है, हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आप क्या इसके ऊपर? देखो, बेसिकली क्वेश्चन तो अमेजिंग है। हमको सच में नहीं पता है कि कौन सी कंट्री की करेंसी का क्या पोजीशन होगा। हमको लगता है कि मैं जिस कंट्री में करूँगा वो हमेशा अच्छी होगी, क्योंकि हम पॉजिटिव रहते हैं हम, बट आपको नीचे भी जा सकता है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कल मैं किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरी कंट्री में, इंडिया को छोड़ के, और वो नीचे चला गया, तो दैट रिस्क विल गो इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए मैं अपना फंडा बताता हूँ। मैं तो इंडिया स्टोरी में बिलीव करता हूँ। आई नो अपना कंट्री डेफिनेटली अच्छा ग्रो करेगा। सो मैं अपने हिसाब से 70 to 75% मनी इंडिया में ही इन्वेस्ट करता हूँ इन INR। ओके, लेकिन पूरी तरह से 100% नहीं जाना चाहता हूँ मैं वहाँ पर भी, क्योंकि इवेंचुअली मुझे पता है कि यार डॉलर के हिसाब से INR तो घटते ही जा रहा है। दैट इज़ ट्रू। भले हम कितने भी ट्रू इंडियन है, कुछ भी हो, लेकिन ये सच है कि डॉलर के हिसाब से कम घटते जा रहे हैं। तो वो अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए मैं 25 to 30%, 25% एटलीस्ट किसी और कंट्री एंड किसी और करेंसी में भी इन्वेस्ट करना चाहूँगा, विच इज़ नॉट बैड एंड इनफैक्ट इट विल बी वेरी गुड, बिकॉज इससे क्या होगा कि मुझे कंट्री से रिस्क भी हेजिंग हो जाएगा और करेंसी से भी हेजिंग हो जाएगा। अगर दोनों में से एक बेट भी गलत हो गया तो दूसरा कुछ तो बचाएगा। ओके, दोनों सही हुआ तो नथिंग लाइक इट, लेकिन मैं दोनों में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। इसलिए तो लोग वर्ल्ड वाइड सब जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका रिस्क कम हो। कोई भी किसी एक कंट्री के भरोसे नहीं रहना चाहता है, नोबडी। और जैसे अब US के बड़े बड़े इन्वेस्टर देख लो, वो क्यों आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों आके चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों आके दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं? Exactly, क्योंकि वो खुद US में रह के बाहर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी उनके करेंसी का रिस्क नहीं लेना है, किसी को नहीं लेना होता है। करेंसी कंट्री डाइवर्सिफिकेशन होना ही चाहिए।
अब गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है ना जो एक्चुअली डॉलर में उसकी प्राइसिंग होती है। तो इससे क्या है कि आप जब थोड़े अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको रुपी से जो इन्फ्लेशन हेज मिल जाता है, प्लस मार्केट और गोल्ड यूजुअली उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं। अगर मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, तो वैसे भी गोल्ड आपको एक हेज देता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करना इज़ अ वेरी गुड आइडिया। 10 to 12% आपके पोर्टफोलियो का गोल्ड में जाएगा। पिछले जो 2 साल में रैली है इसका कोई लेना देना मत रखिए, ये आए या ना आए। मेरा वही क्वेश्चन था कि लास्ट 2 ईयर्स का रैली को मत देखो आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दैट विल ब्लाइंड यू। फिर आप बोलोगे यार लास्ट 2 साल में गोल्ड ने डबल हुआ है, वही बबल तो नहीं है ना। तो अभी मैं तो गोल्ड बबल नहीं है ना। लाइक लास्ट 2 साल में इतना ज़्यादा ग्रो किया, अभी अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो उतना ग्रोथ उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन लास्ट 20 ईयर्स में जितना उसको मिनिमम एवरेज ग्रो कर रहा उतना ग्रो एटलीस्ट करना चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं है ना कि ये बबल है, अभी ये बस्ट करेगा तो गोल्ड फिर से नीचे जाएगा। देखो बबल कहीं पे भी बनता है ना, किसी को कुछ पता नहीं होता है सच में। दूसरी बात क्या है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसी है ना कि गोल्ड का रैली अभी भी है, मतलब उसमें दम है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड टेंशन है ही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो और डबल रिटर्न देगा, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। गोल्ड मेरा सिर्फ फंडा ये है कि अगर आपको मार्केट से थोड़ा सा हेज चाहिए, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, आपको डर रहेगा, तो गोल्ड आपको वो हेज प्रोड्यूस करेगा। मैं सिंपली एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन देखता हूँ, मुझे ब्लाइंडली रिटर्न्स नहीं चाहिए। देखिए जब आपको मैंने कहा आपको 50 लाख का गोल अचीव करना है, आपको सिर्फ 25,000 इन्वेस्ट करने थे, 10% रिटर्न कमाना था 10 साल के लिए। आपका गोल अचीव हो गया, तो मुझे पैसे जल्दी से जल्दी डबल करने हैं, वो सब करना है, वो चाहिए। वो आई डोंट बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट, बिकॉज उससे क्या हो जाता है ना, ग्रीड आ जाती है, ग्रीड आता है और रिस्क बढ़ता है। और जैसे आपका ग्रीड बढ़ता है ना, आपका रिस्क बढ़ता है और इवेंचुअल जो गोल कंप्लीशन के चांसेस है ना वो कम हो जाते हैं। सो आप उसको न्यूट्रल वे से देखिए। सर्टन अमाउंट इक्विटी में जाएगा, सर्टन अमाउंट गोल्ड में जाएगा, सर्टन अमाउंट डेट कंपोनेंट या लिक्विड फंड्स में जाएगा, दैट्स इट। रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं है, नोबडी कैन कंट्रोल इट। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपने आप को। मेरा काम था इन सब में डालना, मेरा काम था थोड़े पैसे यूएस फंड्स में डालना, इंडियन फंड्स में डालना, गोल्ड में डालना, लिक्विड फंड्स डेट फंड में डालना, दैट्स इट। आपका आप अगर काम करोगे मार्केट अपना काम कर देगा, मार्केट अपना काम करेगा। यस हम वो यहाँ पे मिल रहा है रिटर्न इसलिए आप भी काम करो, मार्केट का पैसा निकाल के आप गोल्ड में डालो, फिर बाद में फिक्स डिपॉजिट का पैसा निकाल के मार्केट में डालो, बाद में डर मार्केट नीचे गिर गया तो मार्केट का पैसा निकाल के फिक्स डिपॉजिट में डालो। ये सर्कस करना ही नहीं है। और यही चीज़ मैं बोल रहा था, कोई एक बिजी पर्सन ये कर भी नहीं पाएगा, नहीं कर नहीं पाएगा। तो यस आई एग्री विथ यू कि हमको वो जो एक रूल होता है, बेसिक रूल जिसमें आपका रिस्क सबसे कम होता है, एज यू आर एक्सप्लेनिंग नाउ, वो रूल को ही फॉलो करना बेस्ट रहता है। बस सिंपल है। यस, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल। यस डेफिनेटली। सो बेसिकली यही सेम फिलॉसफी हमको हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग में भी लगानी है। ओके अमृत भाई, तो एक काम करते हैं, फन फाइनेंशियल फ्राइडेज है तो थोड़ा फन करते हैं। मैं आपको रैपिड फायर राउंड पूछूंगा, ओके? आपको फटाफट आंसर देने। आपके अगर दोस्त ने बोला कि उसने क्रिप्टो करेंसी में बहुत पैसे कमाए, करोड़ में प्रॉफिट है, तो आप क्या करोगे? मैं बोलूँगा मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। फिर अगले दिन उसने बोला कि यार मैंने जितना 1 करोड़ प्रॉफिट कमाया था, 50 लाख उसमें से लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे? तब क्या था, मैं गया और हाँ, तो बेसिकली आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। रिस्क आपको आपका देखना है कि आप क्या टॉलरेट कर सकते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। ओके, अगर आपका कल जॉब लॉस हो गया तो आपको पैनिक स्केल में आपका कितना पैनिक होगा? ह्यूज पैनिक होगा। अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो कितना पैनिक होगा? इमरजेंसी फंड अगर 6 महीने का है तो भी पैनिक डेफिनेटली ह्यूज ही रहेगा। ओके, बिकॉज यू नो विद इन दैट 6 months of टाइम यू हैव टू hunt for a job, you have to find a new job, so definitely panic. There will be panic, of course. इमेजिन करो इमरजेंसी फंड के बिना आपका जॉब लॉस हुआ तो क्या होगा पैनिक लेवल? हाईएस्ट लेवल मतलब 0 to 10 में कितना? 10 ऑब्वियस। ऑफ कोर्स। और इमेजिन कीजिए कि इमरजेंसी फंड के साथ आपका पैनिक में भी कितना होगा? 8-9? इमरजेंसी फंड अगर रहेगा तो डेफिनेटली 8 or 9 लाइक दैट, ठीक है। एक्सट्रीम नहीं होगा बिकॉज यू हैव 6 months of time to hunt a job, right? बट इमेजिन करो इंडिया में हार्डली 20% लोग हैं जिनके पास 2 या 3 महीने का इमरजेंसी फंड है।
अरे इंडिया में सब खतरों का खिलाड़ी है। सब खतरों का खिलाड़ी, सबको इन्वेस्ट करना है, इमरजेंसी फंड नहीं बनाना है। हाँ। क्योंकि अगर इमरजेंसी फंड में पड़ा होगा पैसा तो लोगों को लगता है अरे उस पर रिटर्न्स नहीं मिलेगा, हम इमरजेंसी फंड में क्यों लगाए, हम वो भी मार्केट में लगा देते। तो और जब जॉब लॉस होता है तब मार्केट नीचे रहता है तो एक साथ दोनों तरह से मार पड़ता है, आगे से भी पीछे से भी। एग्जैक्टली लाइक ये एक्चुअल हम लोग ऐसे मस्ती मजाक में बोल रहे हैं खतरों का खिलाड़ी, बट ये लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है, एजुकेटेड नहीं है। जैसे मेरे को भी नहीं पता था ये चीज़, टुडे आई लर्न इट। ओके, सो डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आगे जाके। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है एग्जैक्टली। लैक ऑफ एजुकेशन नहीं, लैक ऑफ नॉलेज। एजुकेटेड तो सब है, एजुकेटेड तो सब है। ठीक है। अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी तो आप क्या करोगे? ग्रेट यार। ऐसा अगर हुआ तो डेफिनेटली पहले सम फंड में फन के लिए साइड कर लूँगा। ऑफ कोर्स। बाकी फंड जो है वो इन्वेस्ट करूँगा प्रॉपर्टी में, मार्केट में। करेक्ट, यस, करेक्ट। ओके, गोल्ड या बिटकॉइन? गोल्ड। ओके, गोल्ड या सिल्वर? गोल्ड। ओके, फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स? बोथ। ओके, यूएस मार्केट और इंडिया? बोथ। ओके, दैट्स नाइस कि आपके आंसर्स आर बोथ आर दैट्स अ गुड आंसर एक्चुअली। ओके, डॉक्टर ऑफ फिनांस, नाउ इट्स माय टर्न। ओके, रैपिड फायर। ओके, 3-4 क्वेश्चन आई लास्ट। कार when should I buy my car? Okay, car is when should I buy my car? Yeah. Best time to buy the car is when you have enough amount of money to buy it with full down payment. Okay. That is the best time. अगर वो नहीं है तो आपके पास कार का EMI कम से कम होना चाहिए या आपके मंथली इनकम का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लोन आपको जल्द से जल्द फेडना है। क्योंकि कार EMI भरने के लिए 12-15 हज़ार लोग रेडी होते हैं आराम से, लेकिन वही 12-15 हज़ार EMI में SIP में इन्वेस्ट करने के लिए लोग रेडी नहीं रहते। करेक्ट। तो कार बेसिकली अगर आप कार बहुत जल्दी लोगे और EMI पे लोगे तो इट इज़ वन ऑफ द नंबर 1 रीज़न फॉर डिस्ट्रॉइंग योर वेल्थ। और ये मिस्टेक सब करते हैं, मैं भी किया हूँ। ओके, नाउ चाइल्ड इन्वेस्टमेंट कब से स्टार्ट करना चाहिए? सर देखो, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ ना, बच्चे का नाम रखने के पहले से अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। अर्लीस्ट द बेटर। ओके, मैं बताता हूँ, मेरी डॉटर के लिए पैदा हुई थी तो उसके फर्स्ट बर्थडे के पहले हमने एक सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट किया था। जब मैं इंडिया में था, मुझे ऑनेस्टली इन्वेस्टमेंट का कुछ नॉलेज नहीं था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, बट एटलीस्ट मैंने कुछ तो किया। 12,000 रुपये का मैंने स्टार्ट कर दिया था, 1 साल का 1.4 लाख उसमें गया। तो तब से अब तक शुरू है, तो कम से कम उतना अमाउंट तो जमा हो गया ना उसके नाम पे अलग से। यस डेफिनेटली। सो अर्लियर द बेटर। फर्स्ट बर्थडे के पहले तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए। ओके, एंड दोज हु हैव नॉट स्टार्टेड दे हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली। यस, ओके, यस, फाइन, ग्रेट। नेक्स्ट इज हाउस। मेरे ख्याल से हाउस एक ऐसी चीज़ है जिसको आइडियली आपने, जब हम 25 साल से अब इनकम कमाना स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि 30 to 35 तक नहीं लेना चाहिए हाउस। ओके, तब तक पैसा जमाओ अच्छे से और एक अच्छा डाउन पेमेंट करो और अपना ड्रीम हाउस लो। 35 के बाद आइडियली मैं प्रीफर करूँगी 35 के बाद लो आप घर। ओके, स्टार्टिंग में आप रेंट पे रहो भले ही, आई थिंक दैट्स ओके, बिकॉज हम सिंगल रहते हैं, एक्सपेंसेस भी कम रहते हैं, तो आप कम खर्चे में आराम से रह सकते हो। 35 के बाद डेफिनेटली अपना ड्रीम हाउस लेना चाहिए, सो दैट आप एडिक्वेट अमाउंट डाउन पेमेंट के लिए रेडी होता है आपके पास। बट बहुत जन बोलते हैं कि आप हाउस मत लो, आप रेंटेड हाउस में ही रहो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लाइक आप उससे ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सकते हो। हाउस में इन्वेस्ट करने से अच्छा है रेंटेड हाउस में आप रहो लाइफ लॉन्ग। ओके, जीरोदा का जो जो CEO है वो भी बोला था, मिस्टर कामत, वो भी बोला था कि आप रेंटेड हाउस में। ठीक है। नहीं, मुझे नहीं, सही क्वेश्चन, बट मुझे ये लगता है कि हर इंसान को एक घर तो अपना लेना ही चाहिए। यू शुड ओन एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी, एटलीस्ट योर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। देन दूसरा बात है कि हर एक चीज़ में ना हम फाइनेंस नहीं देख सकते। रेट ऑफ रिटर्न इज इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक पीस ऑफ माइंड इज मोर इम्पॉर्टेंट। इमेजिन करो आप एक रेंट पे रह रहे हो, आपको 5 साल बाद बोल दिया सर प्लीज़ ये घर खाली करो, फिर 2-3 साल बाद बोल दिया सर घर खाली करो, आप 55-60 साल के हो गए, आपको बोल दिया सर घर खाली करो। इस 60 साल का उम्र में कहाँ जाओगे आप, शिफ्टिंग करोगे। सो वेरी टफ।
सो जो आपको मतलब इट इज़ वेरी लुक्रेटिव एंड अट्रैक्टिव लगता है, रेंट पे रहना, पैसे बचेगा, वही मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, क्या ग्रो होगा, इतने करोड़ रहेंगे, लेकिन आप पीस ऑफ माइंड वाला कंपोनेंट मिस कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपका रेंट भी तो हर साल बढ़ेगा 5-5% से। सो 30 साल बाद वो रेंट भी बहुत बड़ा अमाउंट होने वाला है। तो रिटायरमेंट कॉर्पस से एक फिक्स्ड एक्सपेंस इतना बड़ा रेंट की तरफ जब जाएगा ना, वो बहुत प्रिक होगा। तो एक घर तो हर इंसान को लेना ही चाहिए। और नितिन कामत जी का आपने बताया था, उन्होंने सबको बोला कि भाई रेंट पे रहो, रेंट पे रहो। अब फाइनली घर खरीद लिया। सो ये नहीं बताया किसी को। तो ये नहीं पता है, उनका है, सब जगह आया है कि इवेंचुअली ही हैज़ ब्रॉट हिज ओन हाउस। सो आई थिंक वो डिबेट ही सेटल हो गया। और उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी यही दिया है कि उनको वो चेंजिंग का जो होता है अनसर्टेनिटी अवॉइड करने के लिए घर लेना पड़ा, घर लेना जरूरी है। यस, सो दैट अनसर्टेनिटी, पीस ऑफ माइंड इज कम्स विथ योर ओन हाउस। ग्रेट। नाउ माय फाइनल क्वेश्चन ऑन रिटायरमेंट। ओके, व्हेन शुड यू प्लान योर रिटायरमेंट? देखिए, आप 25 साल की नौकरी में उम्र पे नौकरी में लगे। जैसे इंसान पैदा होता है, मरना तय है, करेक्ट? वैसे जब इंसान जॉब पे लगता है, रिटायरमेंट भी तय है। आप चाहो या ना चाहो, एक टाइम पे आपको लगेगा कि यार बस अब मुझे रिटायर होना है, करेक्ट? सो दैट देयर इज गोइंग टू बी दैट रिटायरमेंट डेट। सो इसके लिए अगर आपने जॉब ज्वाइन करते ही पहले ही स्टार्ट किया तो अर्लियर द बेटर। आपने अगर 25 में स्टार्ट किया तो बेटर, आपने अगर स्टार्ट नहीं किया, ऑफ कोर्स नहीं किया, मैंने भी नहीं किया था। एग्जैक्टली, कोई नहीं करता है जब नया नया जॉब ज्वाइन करता है 25 साल का उम्र में ज्वाइन करने के बाद वो रिटायरमेंट के बारे में तो सोचता ही नहीं है। 100% नहीं, ये सोच आता है आफ्टर 40। करेक्ट, ठीक है, जब आप रिटायरमेंट के क्लोज रहते हो, नेक्स्ट 15-20 ईयर्स में आप रिटायर करने वाले हो, तब ये दिमाग में धीरे धीरे आता है कि आप रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। करेक्ट, राइट। सो तब अगर आपका ऐसा सोच हो, क्या करना चाहिए? ओके, सी, बेस्ट डे वॉज yesterday, or in fact 10 years back. Okay, but second best day is today. Okay. Basically मेरा कहना क्या है कि आप जो इनकम का 20% इन्वेस्ट करते हो ना, आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। डोंट लेबल दैट ये इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट के लिए है। Okay. इफ यू डोंट थिंक दैट यू वांट टू लेबल दैट ये पैसा रिटायरमेंट के लिए जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, कुछ तो करो। Yes. अगर आप 500 रुपये भी इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो भी इतने लंबे टाइम फ्रेम में आपको करोड़पति बना देगा। लेकिन इन्वेस्ट करना है, अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक स्टार्टिंग दैट, सोइंग दैट फर्स्ट सीड, वो पहला सीड लगाना ही इंपॉर्टेंट है। Exactly. वो झाड़ अपने आप बनेगा और थोड़े साल बाद उसके फल भी मिलेंगे। Exactly. Yeah. Thank you, Dr. Finance. Thank you very much. ओके, सो बेसिकली अमृत, आई होप कि आज के एपिसोड देखने के बाद आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान मिला होगा। Yes. And I hope you will be able to apply this practically as well. Yeah, definitely. So I would say कि ये complicated नहीं है, ठीक है, but proper structured approach होना चाहिए, proper planning होना चाहिए, and definitely good advice होना चाहिए, which I learned today from you. Really, it will be helpful for me. Thank you very much, Dr. Finance. Thank you. Yes. सो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज का एपिसोड देख के अगर आपको लगा है कि मिस्टर अमृत की स्टोरी और आपकी स्टोरी सेम है, अगर आपको लगता है कि ये मैं ही हूँ और ये मेरे लाइफ के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये एपिसोड बहुत ही काम का रहेगा आपके लिए। क्योंकि इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि आपको एक अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनाना है, हमने ये डिस्कस किया कि फाउंडेशन बनाने के बाद आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे करनी है, एसेट एलोकेशन क्या होता है, गोल बेस्ड प्लानिंग क्या होता है, और सबसे मेन रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है। तो ये नॉलेज लेने के बाद आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 10 years back was the best time, but today is the next best day. Yes. And thanks a lot, Mr. Amrit, for being a guest today and asking such wonderful questions and being really honest. Thank Pleasure is always mine. Thank you very much. Thank you, Dr. Finance. Yes. तो दोस्तों, आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है, एंड अगले एपिसोड ऑफ फन फाइनेंशियल फ्राइडेज में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए अलविदा, सी यू, टेक केयर एंड एन्जॉय।